नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास 3 बड़ी ख़बरें हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले सबसे बड़े ताकतवर और बाइख्तियार वज़ीर आज़म से शुरू किया जाए। अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और जितनी अथॉरिटी के साथ वो आज बोले तो पता लगता था कि उनके लहजे की जो घन गरज थी उसके अंदर एक पता चलता था कि इनके पीछे डंडा है पूरी तरह से और इनके साथ खड़ा है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी ये जो बलोच, उनसे पूछा गया कि जी आप बलोच हैं तो फिर आपको ताना दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा जी मुझे ताने ना दें, बलोच होने के पहले ये बताएं कि ये जो 3-4-5 हज़ार जो भी जितने भी नंबर हैं जो पंजाबी वहाँ पर गरीब मजदूर मरे हैं बलोचों के बलोच सेपरेटिस्ट्स के हाथों, मिलिशियाज़ के हाथों, तो उनके बारे में जो है वो आप उनका कोई इंसानी हकूक़ नहीं थे, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। और इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ उसके हवाले से उन्होंने फिर कहा कि जी ये बेटन चार्ज हुआ, लेकिन बेटन चार्ज नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, इस बात को एक्नॉलेज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पर पथराव हो रहा था जिसकी वजह से पुलिस ने किया, लेकिन असल में जो है वो कुछ लोग हैं और ये सेपरेटिस्ट बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट और इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं उनके अहले खाना हैं ये, वो दहशतगर्द थे बकौल उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के, और वो दहशतगर्द जो थे उनके फिर ये रिश्तेदार हैं और इनके हकूक़ हैं, ये अगर मांग रहे हैं, ये अगर आए हुए हैं जलसा करने तो मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, ये यहाँ पर अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने आए हुए, लेकिन कुछ लोग इनकी आड़ में जो है वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वो इतना आसान नहीं है। अगर तो उनका इशारा जो है वो पीटीआई की तरफ था, जो कि मैंने देखा है कुछ ट्वीट्स इस तरह की हुई हैं, महारंग बलोच के नाम से कोई फेक अकाउंट किसी पीटीआई के भाई ने जो है वो बनाया हुआ था और वो ये वहाँ से ट्वीट कर रहे थे महारंग बलोच के नाम से, अपने आप को मतलब महारंग बलोच साबित करने की कोशिश में कि पीटीआई के जो लोग हैं वो उनके साथ ये हम पूरी तरह से एहतजाज में हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश हुई। लेकिन अगर उनके मानी जो हैं वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से हैं, जर्नलिस्ट से हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो फजूल बात है। पाकिस्तान में हमेशा से ही होता रहा, बल्कि अनवारुल हक काकड़ साहब की जो सारी बात है कि बलोचों की जानिब से पंजाबियों का कत्लेआम या दीगर जो एथनिसिटीज़ हैं उनके बारे उनके लोगों को कत्ल किया जाना, तो वो एचआरसीपी की सारी रिपोर्ट्स उठाकर देख लें। कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा। पिछले 22, 21, 23 साल से एचआरसीपी की बेहिसाब रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर वो बताते रहे हैं कि बलोच जो आम शहरी हैं उनके साथ किस किस्म के सलूक होता रहा है। अकबर बुगटी को कत्ल किया जाना तो 2006 की बात है। यहाँ तो मामला जो है वो 1958 से, बल्कि उससे पहले 1947 से शुरू हुए, मगर 1958 में क्या नौरोज़ खान ज़रकज़ई को ये गारंटी देकर पहाड़ों से नहीं बुलाया गया था कि हम आपको गारंटी देते हैं, कुरान के ऊपर हलफ लेते हैं कि आप जो है आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा, और इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। कहीं आप अगर ये कहें कि जी रियासत के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये आप अगर चाहें तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस से उठाकर इस पर देख सकते हैं कि बागी अगर हथियार डाल दे तो उसके ऊपर कोई किसास नहीं होता। ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी कहीं इसकी इजाज़त नहीं है कि अगर बागी ने हथियार डाल दिए, अगर ये इस्लामी रियासत है, अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक है और इसके जो कानून है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर आपने बता दिया है कि कोई जो बागी होता है कि कोई जो कानून है वो कुरान और हदीस से मुतसादिम होगा तो वो कानून नहीं बन सकता पाकिस्तान के अंदर। ये आपका अपना जूरिस्प्रूडेंस है, ये हमने कोई आपसे नहीं कहा कि आप बनाएं, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान का कानून है, ये उसके आइन का हिस्सा है। तो क्या बागी के ऊपर किसास की इजाज़त है कि उसने हथियार डाले और फिर भी आप उसको कत्ल करें? तो वो कत्ल नाहक था। जो पाकिस्तान के अंदर नवाब अकबर बुगटी 1946-47 उठा लें आप, 1970s उठा लें आप, ये सारे के सारे जो सरदार हैं इनको लेकर आने वाला इस आईन पाकिस्तान के ऊपर वो नवाब अकबर बुगटी था। वो वज़ीर दाखिला था पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का, वो गवर्नर बलूचिस्तान रहा, वो पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों के ऊपर रहने के बाद बागी करार देकर कत्ल किया गया, और रियासत का जो उस वक्त एक फ़ौजी आमर जो उसके ऊपर गासिब था, उसके ऊपर मुसल्लत था, वो अपने आप को उसने बंदूक की नोक पर टैंकों के दहानों की बुनियाद पर मुसल्लत कर रखा था, कब्ज़ा कर रखा था मुल्क के ऊपर। उस शख्स ने कहा कि हम तुम्हें मारेंगे और तुम्हें वहाँ से मारेंगे जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते, और फिर मारा और नवाब अकबर बुगटी को कत्ल किया। नवाब अकबर बुगटी का कत्ल से लेकर आप 1958 से लेकर आज तक उठाकर देख लें, आपने क्या कभी किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की कोशिश की है? बार बार आपकी जानिब से इन लोगों को
हेल्प किया गया है इनके, अगर ये रियासत के मुखालिफ एजेंडा पर हैं तो उन लोगों को हेल्प किया गया है बाय गिविंग देम मोर एमिनेशन। मुझे बताइए, हयात बलोच को कत्ल करना या जो शफीक बलोच को उठाकर लेकर जाना, क्या कसूर था उनका? बलोच स्टूडेंट्स की, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उठाकर आप पढ़ सकते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, आप उठाकर पढ़ सकते हैं, जिसमें ये बताया गया, कहा गया है कि बलोचों की प्रोफाइलिंग होती है पंजाब के अंदर, पश्तूनों की प्रोफाइलिंग होती है। ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब आज बयान दे रहे हैं, ये सिंधियों के खिलाफ पंजाब के अंदर दसियों दफ़ा इस्तेमाल किया गया है, ये पश्तूनों के खिलाफ। लेकिन मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ऐसा पंजाबियों से ज़्यादा पंजाबी निकल कर सामने आए हैं आज। और वो बड़ी अच्छी बात की थी अख्तर मैंगल ने, मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये वो भाई है कि अगर ये अंडरटेकर, वो गोरकन है बुनियादी तौर पर, जाहिर है इनके पास क्या अथॉरिटी है, अगर एनडीयू की पीछे से बैकिंग ना हो तो क्या उनके पास अथॉरिटी है किसी को जो है वो जान से मारने की? अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप होती, कोई जो पंजाब से वोट लेकर आता, वो कभी बलोचों के बारे में इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। पंजाब के पिछले 20 साल, 25 साल के, 30 साल के उठा के लीडर्स आप चेक कर लें, चाहे वो नवाज शरीफ हो, उसकी ज़बान आप कभी बलोचों के बारे में इस किस्म की सुना कर दिखा दें। मैंने तो हबीब जालिब बलोच को और अली अहमद कुर्द को और अचकजई को और अख्तर मैंगल को और अताउल्ला मैंगल को, नवाज शरीफ को उनके साथ खड़े हुए देखा है। मैंने अकबर बुगटी के साथ बातचीत करने के लिए चौधरी शुजात हुसैन को जाते हुए देखा है। लेकिन ये साहब वहाँ से आए हैं, इनको वाकई ये कहते हैं कि जी मुझे ताना ना दें, ये जो मर गए। मुझे ज़रा इस बात का जवाब दें कि आपने बीच में एक ये जुमला इस्तेमाल किया है कि इसराइल के साथ कंपेयर, कोई नहीं कर रहा है इसराइल के साथ कंपेयर। हम वाटर कैनन्स को इसराइल के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। हमें पता है कि बॉम्ब में और वाटर कैनन्स में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन क्या आपने गाज़ा के शहरियों को कभी इसराइल के अंदर घुसकर इस रियासत के उन तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे एहतजाज करते हुए देखा है? नहीं, वो भी तो लड़ रहे हैं ना। यहाँ पर इसराइल के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन इस बुनियाद पर नहीं बन रहा कि उसने ऑपरेशन उस लेवल की है। कोई मुकाबला नहीं है इसराइल का। इसराइल तो मतलब सोर्स ऑफ ऑल, मैं कहता हूँ कि मंबा, दुनिया की तमाम तर बुराइयों को मिलाकर अगर देखा जाए तो वो इसराइल के अंदर तमाम बुराइयां मौजूद हैं। लेकिन अगर आप पैरेलल्स ढूंढना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगे कोशिश करने पर, और आपको बंगाल से भी पैरेलल्स मिल जाएंगे। मुझे बताएं, कासिम सूरी का इलेक्शन क्या सही इलेक्शन था? क्यों उसको 5 साल पाकिस्तान का डिप्टी स्पीकर बनाकर रखा? जो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर लाकर लगाया गया था, ये बजिंजो, जो अभी अब्दुल कद्दूस बजिंजो, जो बाप पार्टी बनाकर लाया था, इसके हल्के में जो इलेक्शन हुआ था वो जेन्युइन इलेक्शन था? क्या अवारान के अंदर आज तक जेन्युइन इलेक्शन हुआ है? जब आपने एक सूबा है आपके मुल्क का, उसके शहरियों के पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इलेक्शन में वोट डाल सके, उनकी मर्जी का नुमाइंदा जो है वो इलेक्ट होकर आता हो। ये कोई मजाक नहीं है। एक मरतबा नहीं, 10 मरतबा आपको ऐसे सहाफ़ी, क्या बलोच नेशनलिस्ट्स के साथ साथ बलोच अदीबों के कत्ल नहीं हुए? क्या उनके इंटेलिजेंसिया के, उनके इंटेलेक्चुअल्स के कत्ल नहीं हुए? क्या वहाँ पर सहाफ़ियों के कत्ल नहीं हुए? या वहाँ पर पॉलिटिकल लोगों के कत्ल नहीं हुए? वो पॉलिटिकल लोग जो मरकज़ी सियासी जमातों के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार थे। तो आपने जिस तरह की, और फिर अपने ऊपर चार्जशीट आप डालें कि इस मुल्क का निज़ाम अदल इतना बकवास, इतना फरसूदा, इतना बेकार है कि उसकी ज़रिए किसी को हम ला नहीं सकते हैं कानून के दायरे के अंदर। तो फिर आप मुझे बताएं कि आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं? अगर आपका मुल्क जो है वो इंसाफ नहीं दे सकता, आपकी रियासत जो है, अदलिया कोई चौथा, कोई इसराइल से तो नहीं आई हुई, अदलिया इसी मुल्क की है, जुडिशरी जो है वो इसी स्टेट का एक पिलर है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो जुडिशरी है ये इतनी नाकारा है और इसके अंदर जो निज़ाम है प्रोसिक्यूशन का वो इतना बेकार है, इतना फरसूदा है कि हम उनको छोड़ना पड़ जाता है। वो चाहे तालिबान के केसेस हों, आपको जैक ब्रांच को चलाने पड़ते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। इवेंचुअली पता चलता है कि उनके अंदर कोई काम की बात ही नहीं हुई, आपने कोई सबूत की कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा, जुरिस्डिक्शन के ऊपर चैलेंज होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं सारे केसेस। इफ्तिखार चौधरी ने दर्जनों लोगों को छोड़ा, तब भी आप लोग यही कहते थे कि जी वो पकड़ के लेकर आते हैं दहशतगर्दों को, ISI वाले। मुझे याद है पीपल्स पार्टी के लोग ये कहा करते थे। मगर इतनी गंदी प्रोसिक्यूशन अगर आपकी होगी, जो आप खुद कह रहे हैं, मतलब ये कोई हमारी कहीं भी बात नहीं है, ये इससे पहले जो है वो
रहमान मलिक साहब भी तस्लीम कर चुके हैं, आज आप भी तस्लीम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दर्जनों लोग इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि यहाँ की प्रोसिक्यूशन इतनी ख़राब है कि वो लोग जो जिनको पकड़ा जाता है, रियासत उसको पकड़ के लेकर आती है, उसके खिलाफ सबूत ही नहीं इकट्ठे कर पाती, फेल हो जाती है। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक शख्स है जिसको कत्ल कर दिया गया है, उसका क्लेम ये है कि उसको उठाया गया था या उसको पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था। अभी हाल ही में बालाश बलोच का क्लोज केस हमने देखा कि उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद उनको पेश किया जाना था, लेकिन पेश किए जाने की जो पेशी की तारीख लगी उससे पहले ही जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश मिली। लेकिन अगर रियासत का सबसे ताकतवर आदमी, जिसको अवाम के वोट तक की जरूरत नहीं है, वो एक डंडे के जोर पर, एक बंदूक और टैंक के जोर पर जो है वो आकर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ सकता है, वो अगर आकर ये कह रहा हो कि रियासत का निज़ाम अदल इतना नाकारा है कि वो किसी को इंसाफ नहीं दे सकता, तो फिर क्या आप वहां पर किस तरह से उसको कायल करेंगे? ये बात बिल्कुल अफसोसनाक है जो उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जी ये जो कत्ल हो रहे हैं तो फिर हिसाब करने बैठ जाएं फिर किसी दिन। और मैं एक और बात याद दिलाऊं, मैं हाल ही में सिद्दीक सालिक साहब की एक किताब पढ़ रहा था, मैंने ढाका डूबते देखा, उसके अंदर इस बात पर मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी है। उन्होंने कहा कि हम जो वहाँ पर राव फरमान अली और सिद्दीक सालिक और दीगर कुछ लोगों के उन्होंने नाम लिखे हैं जो वहाँ पर मौजूद थे बंगाल के अंदर, ढाका के अंदर, वो जो इनको बता रहे थे इस्लामाबाद के अंदर कि ऐसे ऐसे कर लो, तो इस्लामाबाद वाले कहते थे नहीं ऐसे कर लो। इस्लामाबाद से जनरल न्याजी और टिक्का खान जैसे इडियट्स जो हैं वो वहाँ पर भेजे जाते थे। यहाँ से इस्कंदर मिर्ज़ा को भेजते थे जाके उनकी हुकूमत गिरा दो। यहाँ से भेजते थे टिक्का खान को और फिर टिक्का खान के साथ भेजते थे ए के न्याजी को कि जाकर वहाँ पर दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हो और दोनों कोई कमांड की कोई जो है वो पता ना चल रहा हो कि किसकी कमांड है किसकी नहीं है, दोनों अपनी अपनी मार रहे हो। ये ब्लेम गेम होती है, तो वो ब्लेम गेम करने से कोई एंड नहीं है निकलना उसका। इसका हल यही है कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढा जाए, और पॉलिटिकल सोल्यूशन के अलावा आप जो भी ढूंढ रहे हैं, जिस तरह से आप ढूंढ रहे हैं, इसके मिलिट्री सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, इसराइल से आपकी जो कुर्बत बनती है, ममासलत बनती है, वो सिर्फ ये बनती है कि इसके मिलिट्री सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश हो रही है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने सॉर्ट ऑफ समझा जाए कि हथियार डाल दिए हैं या मुकमुका कर लिया है या फैसला कर लिया है कि ठीक है अब जो भी हम अपनी सूरत हाल को तस्लीम कर लिया है कि जो है जिस हाल में है। तो उन्होंने आज ये कहा है कि अगर हमें बल्ले का नाम भी निशान मिला तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे। ये तो अच्छी बात है, मगर आई हेट टू ब्रेक इट टू यू के अगर बल्ले का निशान नहीं मिला तो फिर कोई भी निशान नहीं मिलेगा। बल्ले का निशान आपसे लिए इसलिए गया कि आपके इलेक्शंस को कालादम करार दिया गया। अगर इलेक्शंस कालादम होंगे तो कोई इलेक्शन की सिंबल नहीं होगा, उसका कोई सदर नहीं होगा पार्टी का, पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड रहेगी लेकिन उसका कोई सरबराह नहीं होगा, लिहाजा कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। और जब टिकट नहीं दिया जाएगा तो उसका कोई सब के सब जो है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे होंगे और फिर किसी के पास कोई निशान होगा, किसी के पास कोई निशान होगा। मगर चलें, एक बात खुश आइंद है कि वो इलेक्शन जो है वो लड़ने की तरफ उनका रुझान मौजूद है और वो इससे पुरुमीद है कि इलेक्शन ज़रूर होगा। फाइनली जमशेद दस्ती की आज एक वीडियो जो है वो सुबह से वायरल थी सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि हम फेक न्यूज़ के हवाले से बात करते रहते हैं। तो वो रो कर बता रहे थे कि मेरी अहलिया को जो है वो बरहना किया गया, मेरा 10 माह का बच्चा जो है वो रोता रहा बिलखता रहा वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की वीडियोज़ जो हैं उनको बहुत सारे पिंच ऑफ सॉल्ट, पहले मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हमारे सियासतदान क्योंकि ये मोहल्ले में काम वालियाँ इस तरह की बातें करती हुई तो मैंने देखी हैं। इल्ज़ाम आयद करते हुए लोगों को मैंने देखा है कि मैं इस तरह का इल्ज़ाम लगा दूंगी तुम्हारे ऊपर रेप का, मेरे नोटिस में है, नॉलेज में है। मैंने ऐसा भी वाक़यात सुने हैं कि इस तरह की बातें थाने के अंदर हो गई, अदालतों के अंदर हो गई और स्टेज ड्रामों पर भी सुनी है इस किस्म की बातें। लेकिन हम ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आकर जो है वो आज़म सवाती रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि मेरी गंदी वीडियो, नंगी वीडियो बनाई गई है मेरी बीवी के साथ, एक 70-75 साल का आदमी, और फिर वो साथ जो है वो कहेगा कि ये मैंने बनाई थी ये वीडियो। तो फिर उसको जब बताया जाएगा कि यार ये जो वीडियो आप बता रहे हैं ऐसी तो कोई वीडियो, ये तो किसी इंटरनेट से उठाई हुई वीडियो, उसके ऊपर ये कहा हुआ है कि ये इसमें आपकी बीवी और आपका तो कोई वास्ता ही नहीं है इसका। तो वो आगे से कहें कि नहीं ये असली नहीं है, असली मेरे पास है। आज उन्होंने आकर कहा कि जमशेद दस्ती साहब ने कि जी मेरी अहलिया को बरहना किया गया। जो क्राइम है और जो रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मैंने हासिल करने की कोशिश की है वो ये बताती है कि ना जमशेद दस्ती साहब घर में थे, ना उनकी अहलिया घर में थी। रेड हुई है, उनके घर पर छापा मारा गया है, उनकी अहलिया वहाँ पर मौजूद नहीं थी, ना ही वो खुद मौजूद थे, ना ही उनके बच्चे मौजूद थे।
घर जो है वो कम से कम उसमें उनकी फैमिली मौजूद नहीं थी। घर के अंदर घुस के वीडियो दिखाई गई है, वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, मगर जो बातें जमशेद दस्ती साहब कर रहे हैं उनका हकायक से ताल्लुक नहीं है। SHO का कहना था कि जी कोई उनके घर पर रेड नहीं हुई, वो दुरुस्त नहीं है, रेड डेफिनेटली हुई है। लेकिन अब्दुल्ला मोमंद ने, जो कि डॉन न्यूज़ से रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी अभी इस बात को कंफर्म किया, और दीगर ज़राए से जिनके मैं अननेम्ड सोर्सेज कह लें आप, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि जमशेद दस्ती साहब घर पर नहीं थे, ना ही उनकी फैमिली घर पे थी। तो ये जो एक तरीकाकार बन गया है कि बरहना किया गया। आप एक काम करें, अगर आप ट्विटर पर हैं तो PTI के लोग जो हैं उनका जो हैंडल है ना, मसलन आप साबिर शाकिर का कर लें, साबिर शाकिर का हैंडल लें, उसको सर्च बार में डालें और आगे सर्च करेंगे नंगा, उसकी ट्वीटें पढ़ें, इमरान रियाज की ट्वीटें पढ़ें, सदीक जान की पढ़ें, तारिक मतीन की पढ़ें, इन सारों की ट्वीटें पढ़ते जाएं, नंगा 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 नंगा। वो ऑब्सेस्ड हैं नंगपने से, वो ऑब्सेस्ड हैं बरहनगी से। तो इन लोगों को सीरियस मैं उस वक्त लूँगा जब तक मेरे पास इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस आ जाएगी, जब मेरे पास कि ये बात जो कह रहे हैं ये दुरुस्त है। क्योंकि अब इनके इल्ज़ामात जमशेद दस्ती के ख़ास तौर पर, जमशेद दस्ती इज़ अ प्रूवन लायर। इन्होंने अदालत के अंदर रियासत पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को गलत जाली डिग्रियां दी, अदालतों में साबित हुआ कि जाली डिग्रियां। इन्होंने एक जगह पर जाके कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया था, मेरे बीवी बच्चों से, मेरे घर वालों से मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई। अदालत में जाकर बयान दिया, और वीडियो सामने मौजूद थी जिसके अंदर वो अपने बीवी बच्चों से मिल रहे थे। तो उनकी बात पर तो बहुत मुश्किल है एतबार करना। हाँ, ये अरेस्ट, इनकी कॉन्डमनेशन मुसलसल मौजूद है, मजम्मत हम करते रहते हैं। इनकी जो घरों पर छापे हैं इसकी हम मुसलसल मजम्मत करते रहते हैं। लेकिन नंगा करने का इल्ज़ाम मैं नहीं मान सकता फ़िलहाल, जब तक मेरे पास इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस नहीं है। तो आप भी इन इल्ज़ामात को बहुत छान फटक के देखें। ये इतनी सादा बात नहीं है जितनी बात इन्होंने बनाई हुई है। ये इतनी सादगी से इस तरह के इल्ज़ामात आयद करना, मैं समझता हूँ कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है, और वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।